गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के पिछले के वीडियोज में हम लोगों ने सीखा था कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। संख्या को लिखने की पद्धति के विषय में हम लोग सीखे थे। क्योंकि हम क्लास टेंथ का पढ़ रहे हैं, तो क्लास टेंथ का सबसे पहला जो लेसन है वह है यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम। तो यहाँ पर समझेंगे कि यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम क्या है। उसको समझने से पहले संख्याओं के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमने संख्या आप लोगों को पढ़ाया था। संख्या लिखने की पद्धतियों को हमने समझा दिया था कि संख्या लिखने की दो पद्धति है, एक है हमारा दशमलव पद्धति, एक है हमारा द्विआधारी पद्धति। और आप लोगों को हम कुछ लिखने के लिए भी दे दिए थे कि दशमलव पद्धति से आप लोग क्या करेंगे, द्विआधारी पद्धति में लिख लेंगे। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोग यहाँ पर संख्या को पहले तोड़ देते हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो दो प्रकार की। अब कौन कौन सी है? तो एक संख्या है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इन संख्याओं का हमारा दैनिक जीवन में कोई यूज नहीं है, इसकी हम केवल कल्पना ही करते हैं, इसलिए लिखा है काल्पनिक संख्या। दूसरा होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो वे सभी संख्याएं जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा का इसी संख्याओं का हम यूज ही करते हैं, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी जितनी संख्याओं का हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो काल्पनिक पहले थोड़ा इसको समझा देते हैं, इसके बाद इसका कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए, काल्पनिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका वर्गमूल निकालना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। जैसे रूट के अंदर -4, रूट के अंदर यहाँ -4 है। क्या रूट के अंदर -4 रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल है? नहीं है। किसी भी कंडीशन में हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जोड़ा में आना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पर रूट अंडर 4 है, तो अगर रूट अंडर 4 है तो 4 का हम जोड़ा लिख सकते हैं 2 × 2, और ये जोड़ा लगने के बाद ये बाहर निकालेंगे आराम से 2। वहीं पर इसका एक और जोड़ा लगा सकते हैं हम, -2 × -2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस माइनस फिर से गुना होकर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, इसीलिए हम इसका वर्गमूल -2 ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। यानी रूट 4 का वर्गमूल हमारे पास जब भी प्राप्त होगा +-2, क्योंकि हम प्लस में भी जोड़ा में लिख सकते हैं और माइनस में भी रूट के अंदर जोड़ा में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे जोड़ा में तो कतई पॉसिबल नहीं होगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं कि सर रूट अंडर -4 है तो इसका वर्गमूल आराम से निकल जाएगा, और लड़का निकाल के क्या देता है तो -2। बहुआ गलत है। आप देख लीजिए यहाँ पर रूट 4 का ही वर्गमूल -2 हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप भूल से भी रूट 4 का वर्गमूल -2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि -2 का मतलब ये हो गया कि आपने रूट के अंदर इसे जोड़ा में लिखा है, और अगर आप इसे जोड़ा में लिखेंगे ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए आपका यहाँ माइनस है, यानी इसको गुना करके लिखेंगे तो इधर हो जाएगा रूट अंडर +4। आपका था यहाँ कितना -4। इसीलिए रूट के अंदर अगर माइनस में संख्याएं लिखी हुई है तो उसका वर्गमूल निकालना कतई संभव नहीं है। और इन सारी संख्याओं को ही हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। बोलिए, क्लियर हुआ? अब रूट के अंदर जितनी भी संख्या आएगा, जैसे रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -6, रूट के अंदर -7, ये सारी की सारी संख्याएं हो गई काल्पनिक संख्याएं। इन संख्याओं के विषय में हम विशेष जानकारी क्लास 11th में लेंगे, और वहां पर ये जो काल्पनिक संख्या है ना, इसको एक विशेष चैप्टर के अंतर्गत इसकी जानकारी लेंगे। नाम होगा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के विषय में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो इस कारण यहीं पर ड्रॉप हो जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पर वास्तविक संख्या। हमने आपसे कहा कि दैनिक जीवन में अगर काल्पनिक संख्याओं को हटा दिया जाए तो वास्तविक संख्याओं का ही यूज है। हम लोग वास्तविक संख्या को सीधा सा परिभाषा आप याद रखिएगा कि जितनी भी संख्याओं का हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। वैसे डेफिनेशन दिया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग हमारा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और जो दूसरा भाग है हमारा वह है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अब हम सोचेंगे कि सर ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए,
बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है। अपरिमेय संख्या हम उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं हो। जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -2, अगर 2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कभी भी यह पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होगा। इसका वर्गमूल लगभग आएगा 414, इस तरह से और आगे चलता ही रहेगा। दूसरी ओर अगर हम √3 की बात करें तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। इसका वर्गमूल जब भी आएगा दशमलव में प्राप्त होगा 1.732 एंड सो ऑन, और भी आगे इधर चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का सीधा परिभाषा आपको ध्यान में रखना है कि अपरिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसका वर्गमूल हमेशा दशमलव में प्राप्त होता है, हमेशा दशमलव में प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहीं पर अगर हम लिखते हैं √4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो है जो वर्गमूल आएगा ना वो कितना निकल जाएगा? 2, जो एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि अपरिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो उम्मीद है बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या हम किसको कहेंगे। अपरिमेय संख्या का आपको सीधा डेफिनेशन याद रखना है कि वे सभी संख्याएं जिसका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं कर सकते। इसका वर्गमूल हमेशा आपको दशमलव में प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको यह भी बता दिया कि अगर √4 को लेते हैं तो √4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। चूंकि इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हुआ इसीलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये है कौन सी संख्या? तो भाई यही तो है आपका परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यही है आपका क्या? परिमेय संख्या। यही आपका क्या है? परिमेय संख्या। यानी वो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाता है वो सारी संख्याओं को उठाकर हम कहाँ रख देते हैं? तो परिमेय संख्या में। कहाँ लिख देते हैं? परिमेय संख्या में। लेकिन बात आता है कि क्या सर केवल जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वही परिमेय संख्या में आएगा? नहीं बच्चों। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं को भी हमने तोड़ रखा है। कितने भागों में तोड़ रखा है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं इसको। देखिए परिमेय संख्या को भी हम क्या किए हैं? 2 भाग में तोड़ रखे हैं परिमेय संख्या में। क्योंकि अगर परिमेय संख्या का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहां पर 2 बात आ जाता है कि सर परिमेय संख्या में q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जो बटे में, देखिए 2 चीजें हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या को आप 2 भाग में तोड़ लीजिए। एक लिख लीजिए भिन्न संख्या। अब आपको भिन्न संख्या तो समझ में आता है। भिन्न संख्या हमेशा कौन सी में रहेगा? बटे में रहेगा। बटे में रहेगा। जैसे मान के चलिए कि 1/2 है, 2/3 है, 5/7 है, या मान के चलिए -2/4 है। ये जितनी भी संख्या है ये सारे के सारे बटे में है। तो बटे में जो संख्याएं हैं उनको कहेंगे हम भिन्न संख्याएं, और जितनी भी भिन्न संख्याएं होगी वो सारे के सारे हो जाएगा परिमेय संख्या। दूसरा हो जाता है वैसी संख्या जो भिन्न में नहीं हो, यानी कि कह सकते हैं इसको सीधे अभिन्न संख्या, जो भिन्न में नहीं हो, जो भिन्न के रूप में नहीं हो। तो भिन्न के रूप में नहीं हो तो ये कौन सी संख्या है भाई? तो इन संख्याओं को ही हम कह देते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कह देते हैं? पूर्णांक संख्या। कहते कि नहीं कहते? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो सीधा इसका डेफिनेशन क्या देते हैं कि ऋणात्मक में पूर्ण संख्या, यानी कि ऋणात्मक यानी माइनस में जितना पूर्ण संख्या है और प्लस में जितना पूर्ण संख्या है, यानी कि ऋणात्मक की पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्ण संख्या और 0 को जब मिला देते हैं तो मिलाने से जो संख्याओं का समुच्चय बनता है वह बनता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर अभी तो आप बोले कि जितनी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती है वही परिमेय संख्या होगा, तो सर ये तो बटे में है, ये नहीं है, तो आप परिमेय संख्या कैसे बोल दिए इसको? तो देखिए वो सब बटे में लिखा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब बटे में है। देखिए सब के नीचे आप बटे 1 लगा दीजिए, सब के नीचे बटे 1 लगा दीजिए। ये तो हम लगा सकते हैं क्योंकि 1 से अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अगर 4/1 है तो 4 ही रह जाएगा, 3/1 है तो 3 ही रह जाएगा, लेकिन बटे में तो सब आ गया। और चूंकि इसको हम p/q के रूप में लिख दिए हैं, देखिए डिफिनेशन पढ़िएगा तो गौर से उसमें एक शब्द लिखा हुआ होता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो p/q के रूप में। बात समझ रहे हो? यानी p/q के रूप में लिखा हुआ डिफिनेशन होता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर जरा पढ़िए, लिखा जा सकता है, ये शब्द को गौर कीजिएगा तो यहां सकता है लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि वह लिखा हुआ हो, जरूरी यह है कि हम उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे पूर्णांक को देख लीजिए, पूर्णांक पहले से नहीं था, सब पहले से बटे में था, कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही सबके नीचे 1 लगा दिए, सब बटे में लिखा है कि नहीं लिखा है, तब बटे में के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या। क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या। कोई कंफ्यूजन? वहीं पर बटे में जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ ही है, उसको तो होना ही है परिमेय संख्या, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। तो आपने यहां पर देखा कि परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शब्द पर अभी और आपका शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि हम एक और शब्द यहां लिख रखे हैं कि जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप कहेंगे कि सर 5/0 ये भी तो बटे में है, तो क्या सर ये परिमेय संख्या होगा? तो इसका आंसर होगा बउआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर जब 0 नीचे रहता है तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, जबकि बटे में तो लिखा हुआ है। तो इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि हम 0 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाग देने पर जो भागफल आता है वह हो जाता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। अब आपके मन में आएगा कि सर 0 से 5 में भाग देंगे तो इसका मान अपरिभाषित काहे हो जाता है? तो आओ इसका भी रीजन समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा बात है। देखिए, हम जब 0 से 5 में भाग देंगे तो इसका मान हो जाता है इनफाइनाइट। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम 0 से 5 में भाग दे रहे होंगे तो हम एक बार भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत है? 0 गुना 1 कर देंगे तो भैया 0 ही तो होगा, और फिर यहां पर निकल के आ जाएगा 5। छोड़िए, हम 2 बार में भी खिला सकते हैं, 3 से भी खिला सकते हैं, 4 से भी खिला सकते हैं। रीजन ये है कि हम 0 से किसी भी संख्या में जब हम गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो हमेशा जो गुणनफल है वह 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो हम यहां पर ना अनंत संख्याओं से 0 से भाग दे सकते हैं किसी भी संख्या। इसका जो भागफल होगा वो अनंत हो जाता है, और अनंत होने के कारण ही कह देते हैं कि ये भैया अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, क्योंकि संभव ही नहीं है। हम कितना बार देखिए, 1 से भी खिला सकते हैं, 2 से तो खिला सकते हैं, 3 से खिला सकते हैं, अरे किसी से खिला देंगे, क्योंकि हमेशा इसका जो गुणनफल आने वाला है वो तो 0 ही रहने वाला है। बस समझ रही है? यही कारण है कि इसका मान जो है ना इनफाइनाइट हो जाता है। यानी 0 से जब भी हम किसी संख्या में भाग देंगे तो जो मान आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? अपरिभाषित। क्या रहेगा? अपरिभाषित। और अपरिभाषित होने के कारण ये कोई संख्या ही नहीं बनता, और जब संख्या नहीं बनता है तो इसको हम कहां से रखेंगे परिमेय संख्या के अंदर? संभव है? संभव नहीं है। बात समझ में आया पूरा? कहीं कोई तरह का दिक्कत, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं है? तो देखिए, परिमेय संख्या को हम तोड़कर 2 संख्याओं में लिख दिए। एक भिन्न संख्या अलग हो गया और एक पूर्णांक संख्या अलग हो गया। इसका परिभाषा हमने आपको बता दिया कि p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएं हो जाएगी क्या? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या को ज्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णांक संख्या को भी अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो पूर्णांक संख्या को आप अगर तोड़ेंगे तो धनात्मक ऋणात्मक को केवल आप अलग कर दीजिए। थोड़ा सा देख ही लीजिए, पूर्णांक संख्या को जब आप तोड़ेंगे तो आपने पढ़ा था कि इसमें सब पूर्ण संख्या ही होता है, लेकिन निगेटिव में भी होता है, शून्य भी होता है और पॉजिटिव भी रहता है, सब आता है इसके अंदर। जैसे -1, -2, -3, -4 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, अब +1, +2, +3, +4, +5 ये सब आ जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या को हम 3 भाग में तोड़ दिए, माइनस को अलग निकाल कर रख दिए, कोई दिक्कत? प्लस को हम अलग निकाल कर रख दिए, कोई दिक्कत? और शून्य को हम अलग कर दिए। तो ये प्लस वाला यानी धनात्मक जितनी पूर्णांक संख्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा,
इसको हम कह देंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत है? और ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो गया हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ये हो गया हमारा क्या? शून्य। क्या हो गया? शून्य। कोई दिक्कत है? देखिए, यही जो धनात्मक परिमेय संख्या है ना, इसको हम कह देते हैं प्राकृत संख्या। क्या कह देते हैं? प्राकृत संख्या। अब यहां पर एक बात आता है कि सर इसको प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? तो प्राकृत जो शब्द लिया गया है वो प्रकृति से लिया गया है। धरती पर जितनी भी चीजें बनाई गई है ना, वो सब किसके द्वारा बनाई गई है? प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो हमको जब भी कोई संख्या का गणना करना होता है, मान लीजिए कहीं कुछ लड़के खड़े हैं, उसका दिया गया कि गणना कीजिए कितने लड़के हैं, तो उन लड़कों की गणना करने के लिए हम नेचुरली आरंभ कहां से होते हैं? एक से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चूंकि नेचुरली हम किसी भी संख्या की गणना 1 से शुरू करते हैं, इसीलिए इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कह दिया गया है ना। तो प्राकृत संख्या का अगर आपसे डिफिनेशन पूछे कि प्राकृत संख्या होता क्या है, तो डायरेक्टली हम क्या परिभाषा देते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए कितना सुंदर डिफिनेशन है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम गणना आरंभ कर देते हैं 1 से। गणना आरंभ कहां से कर देते हैं? 1 से। यही कारण है कि 1 से 1 2 3 4 5 6 वाली संख्याओं को कह दिया प्राकृत संख्या। लेकिन ये संख्याएं पूर्ण नहीं होती थी, इसीलिए इसमें शामिल कर दिया 0 को। किसको शामिल कर दिया? 0 को। जब प्राकृत संख्या में को 0 से शुरू कर दिया गया, कहां से? 0 से शुरू कर दिया गया, तो ये संख्याएं बन गई अब क्या? पूर्ण संख्या। क्या बन गई? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या को जब कहां से आरंभ कर दिया जाए? 0 से, यानी 0 से आरंभ कर दिया जाए, तो वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, हम प्राकृत संख्या भी समझ गए, पूर्ण संख्या भी समझ गए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है ये भी समझ गए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके विषय में हम बिल्कुल क्या हो गए? क्लियर हो गए। उम्मीद है सब समझ ही गए होंगे। अब चलते हम अपने चैप्टर की। मेरा जो चैप्टर है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का है, वह है यूक्लिड का। ध्यान दीजिएगा, वह है यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम। भाग लेमा एल्गोरिदम। ध्यान से समझिए, आखिर ये है क्या। देखिए इसमें कई शब्द जुड़े हैं। अगर गौर से देखिएगा तो इसमें एक यूक्लिड है, एक भाग लेमा है, एक एल्गोरिदम है। कई शब्द हैं यहाँ पर। गौर से देखिएगा तो मुख्यतः यहाँ पर 2 शब्द हैं, एल्गोरिदम, भाग लेमा। ये है क्या? पहले यूक्लिड के बारे में जान लीजिए। ये एक गणितज्ञ है जिन्होंने भाग लेमा एल्गोरिदम दिया है, इसीलिए इसको कहे हैं यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम। साइंस में कोई भी चीज का सिद्धांत कोई व्यक्ति अगर दे दिया तो उसी के नाम से उसका सिद्धांत हो जाता है। जैसे न्यूटन ने 3 गति नियम दिया, तो क्या कहा? न्यूटन का 3 मतलब गति नियम। तो कहने का मतलब है उसी तरह से मैथमेटिक्स के भीतर जिसने जो चीज लाकर दिया उसी के नाम से उसको बना दिया गया। तो यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पर मेनली समझिए भाग लेमा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, ये भाग लेमा क्या होता है। तो भाग लेमा और एल्गोरिदम को समझने के लिए सबसे पहले आपको भाग के विषय में जानना पड़ेगा। तो भाग में अब क्या क्या होता है? सर भाग तो बड़ी आसान है, लेकिन वो भाग के भीतर भी आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अब आइए समझते हैं। भाग को समझने से पहले 2 शब्दों को समझिए थोड़ा सा। एक होता है अपवर्त्य, इसको हम कहते हैं एक और शब्द जिसका नाम है गुणज, और एक होता है अपवर्तक। देखिए ध्यान से, अपवर्तक जिसको हम साधारण भाषा में कह देते हैं गुणनखंड। तो भाग को समझने से पहले अच्छी तरह से अपवर्त्य और अपवर्तक को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये अपवर्त्य के विषय में कि अपवर्त्य होता क्या है। तो देखिए, अपवर्त्य का डेफिनेशन है कि दिए गए संख्या से जो जो संख्या कटेगी वो सारी संख्याएं जो है उस संख्या का अपवर्त्य कहलाएगा। यानी अपवर्त्य का अगर एक अच्छा डेफिनेशन आप हमसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। इसका डेफिनेशन होगा कि वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जो प्रदत्त संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, पूर्णतः विभाजित हो, कोमा वे सभी संख्याएं प्रदत्त संख्या का अपवर्त्य कहलाता है, अपवर्त्य कहलाता है। कैसे उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आप तो लिख दिए। देखिए जैसे मान के चलिए कि हमको 3 का अपवर्त्य लिखना है, तो हम ये देखेंगे कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी, कौन कौन सी संख्या कटेगी 3 से। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 21 कट जाएगा। इसी तरह से सर इसका अंत नहीं है, यह चलता ही चला जाएगा। बिल्कुल सही, ये सारे के सारे 3 के अपवर्त्य हैं। वहीं पर अगर हम बात करें 4 का अपवर्त्य लिखने की या 6 का अपवर्त्य लिखने की, तो 6 का अपवर्त्य कौन कौन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये सारे के सारे 6 के क्या है, अपवर्त्य है ना। तो ये सारे के सारे, इसमें से देखिए 21 थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया था, इसको हम काट दिए। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ये सारे के सारे क्या है, 6 के अपवर्त्य हैं। उम्मीद है आप अपवर्त्य समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य कौन कौन हो सकता है। जैसे अगर हम 7 को लिख दें तो 7 का अपवर्त्य, तो 7 का अपवर्त्य अगर आपको लिखना है तो बहुत आराम है, आप पहले 7 लिखिए और 7 पहाड़ा गिन लीजिए। 7 पहाड़ा तो जानते होंगे, 7 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आप अपवर्त्य अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं भाग के विषय में, और थोड़ा अपवर्तक समझ लेते हैं, क्योंकि अपवर्तक भी जरूरी है। क्योंकि भाग जब हम बताएंगे तो बहुत कुछ बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखते रहिए वीडियो को। देखिए अपवर्तक, ये अपवर्तक क्या है, गुणनखंड। इसका भी डेफिनेशन हम लिखा देते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, तो देखते हैं। किसी संख्या, कोई प्रदत्त संख्या, प्रदत्त का मतलब होता है जिस संख्या का हमको निकालना हो। कोई प्रदत्त संख्या का अपवर्तक, तो अपवर्तक का परिभाषा हमने लिखा दिया कि कोई प्रदत्त संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होगी जिन जिन संख्याओं से प्रदत्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसे अगर आपको निकालना है 10 का अपवर्तक, यानी 10 का गुणनखंड निकालना है, तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, तो देख लेंगे 10 किससे किससे कटेगा। बहुत सिंपल है, किससे किससे कटेगा, किससे कटेगा, तो पहले 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से, फिर किससे कटेगा, 5 से, फिर किससे कटेगा, 10 से। तो 1, 2, 5 और 10 का अपवर्तक हुआ। उसी प्रकार से अगर हम 12 का निकालना चाहते हैं कि इसका अपवर्तक कौन कौन है, तो कौन कौन हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 होगा। ये सारे के सारे इसके क्या है, अपवर्तक। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अगर हम 14 का निकालना चाहेंगे तो 14 का क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का अपवर्तक हम कैसे निकालते हैं। जैसे 15 का मान के चलिए हमको निकालना है, तो 15 जिससे जिससे कटेगा वो सारे के सारे संख्या इसके अपवर्तक होंगे। जैसे 1, 3, 5, 15। उम्मीद है इन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इन चीजों को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि भाग के ऊपर। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब भाग क्या है, अब बड़ी आसानी से समझते हैं भाग क्या है, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। जैसे अगर हम कहें
कि 12 में आप 6 से भाग दीजिए तो आप आराम से कटा देते 6 दूना 12 और इसका शेषफल निकाल लेते हैं 0। लेकिन बहुत चीजें हैं जो गौण है, जो आप नहीं समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि 12 हमारा यहां पर क्या है, भाज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात 6 हमारा क्या है, तो भाजक है। तीसरी बात ये जो 2 है ये हमारा क्या है, भागफल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात जो 0 है हमारा ये क्या है, शेषफल है। देखिए यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने कहा था, इस आदमी ने कहा था, इस ये मेन चीज आपको बता देते क्या कहा है। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी दो संख्याओं के बीच का HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो आराम से आप एक लेमा का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पर आया लेमा। लेमा क्या होता है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है, यानी एक सत्य कथन होता है, जिन सत्य कथनों का प्रयोग करके हम दूसरे कथनों को साबित करते हैं कि वह सिद्ध है। तो लेमा कुछ नहीं है, लेमा है यहां पर, लेमा जो है एक सिद्ध कथन होता है। देखिए यहां पर लेमा एक सिद्ध या सत्य कथन कहिए, लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है, धीरे धीरे चलेंगे हम। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके आधार पर, जिसके आधार पर दूसरे कथनों को सिद्ध किया जाता है, दूसरे कथनों को सिद्ध किया जाता है। समझिए ध्यान से, दूसरे कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो लेमा के विषय में आप समझ गए होंगे कि लेमा कुछ नहीं होता, लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके आधार पर हम दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। मतलब ये एक सत्य कथन होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, यह एक सत्य कथन है, इसके आधार पर इन दूसरे चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए लेमा कुछ नहीं होता बल्कि एक सत्य कथन होता है। सर ये भाग लेमा, देखिए भाग से संबंधित ही उसने एक प्रमेय को उठाया। भाग में एक प्रमेय है जो बिल्कुल सत्य है। अब क्या सत्य है, तो देखिए इसमें आप गौर करेंगे कि 6 से 12 में आपने भाग दिया है और ये 2 बार में कट के शेषफल को 0 लाया है। भाजक को आप सीधा गुना करिए भागफल के साथ, कर दीजिए। भाजक को गुना कर दीजिए किसके साथ, तो भागफल के साथ, ठीक है। और इसमें से आप जो शेषफल आया है ना उसको जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे यानी कि भाजक आपका यहां पर कितना है भाई, 6 है, तो लीजिए 6 गुना भागफल आपका कितना है 2, तो लीजिए 2 और शेषफल कितना है 0, तो 6 दूना 12 अब प्लस कर दिए 0, तो देखिए क्या प्राप्त हुआ आपको, आपका भाज्य प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, भाज्य प्राप्त हो गया। यानी भाग का एक लेमा है, लेमा आपको बता दिए वो एक सिद्ध कथन है, वो हमेशा सत्य है। तो भाग का एक लेमा है, वो लेमा क्या है कि भाजक को जब हम भागफल से गुना करके शेषफल को जोड़ देते हैं तो वो अपने भाज्य के बराबर हो जाता है। ये हो गया भाग लेमा। देखिए हम लेमा आपको समझा दिए हैं, लेमा एक सत्य कथन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जब हम भाजक को गुना करेंगे किसके साथ, भागफल के साथ, और जोड़ देंगे उसमें शेषफल को, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, भाज्य, है ना। तो ये कहलाता है भाग लेमा। क्या कहलाता है, भाग लेमा। देखिए ध्यान से गौर से देखते चलिए, ये बात पहले से पता था कि भाग लेमा क्या है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अगर लेमा का डेफिनेशन वगैरह लेना तो आप ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में अभी इसको और समझाना है। उम्मीद है ले लिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या देखा, मैंने आपको एक भाग लेमा बताया। वो भाग लेमा क्या था कि ये अगर भाज्य है, ये अगर भाजक है, ये अगर भागफल है और ये अगर शेषफल है, तो ध्यान से समझिए कि जो भाज्य है ना, जो भाज्य है वो बराबर होता है किसके, भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। ये क्या कहलाता है आपका, भाग लेना। क्या कहलाता है, ये तो पहले से था। तो भाई यूक्लिड ने नया क्या बताया, उसने बताया कि आप दो संख्याओं का जो है ना, दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं बाय यूजिंग भाग लेमा। यानी भाग लेमा का प्रयोग करके दो संख्याओं के बीच आप HCF निकाल सकते हैं। लेकिन अभी और भी इसमें बातें हैं जो उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने कि देखिए
हम कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। हम ऐसा करते हैं 5 से भाग देते हैं 5 में, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बार में खाएगा ये, शेषफल कितना हो जाएगा बउआ? 0। फिर हम 5 से भाग देते हैं 6 में, एक बार में खाएगा, शेषफल कितना आएगा? 1। फिर हम यहां से 5 से भाग देते हैं 7 में, देखिए एक बार में खाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा? 2। फिर हम भाग देते हैं यहाँ पर 5 से किस में? 8 में, एक बार में खाएगा, शेषफल कितना आएगा? 3। आगे देखिए, 5 से हम भाग देंगे किस में? 9 में, एक बार में खाएगा, 5 कितना आ जाएगा? 4। फिर 5 से भाग दीजिए आप 10 में, 2 बार में खाएगा, यहां हो जाएगा 10, हो जाएगा 0। फिर 5 से भाग दीजिए आप 11 में, 2 बार में खाएगा 10, आ जाएगा 1। ध्यान से समझिए, 5 से जब हम 5 में भाग दिए थे ना तो शेषफल 0 था, और शेषफल एकदम क्रम से बढ़ा है। जैसे जैसे हम इस 5 से आगे बढ़ाते गए हैं भाज्य को, 5 से जैसे जैसे हम भाज्य को आगे बढ़ाते गए हैं, शेषफल क्रमिक रूप से बढ़ा है। देखिए 0, फिर आया है 1, फिर आया है 2, फिर आया है 3, फिर आया है 4, उसके बाद देखिए हो गया 0, और फिर देखिए वही क्रम स्टार्ट हो गया 1। यानी कि अगर हम 12 में भाग देंगे ना तो 2 बार में खाएगा 10, निकल के आ जाएगा 2। फिर अगर हम 13 में भाग देंगे ना तो 2 से 3 आ जाएगा शेषफल हमारा। फिर अगर हम 14 में भाग देंगे उसी तरह से, 2 बार में खाएगा 10, आ जाएगा 4। फिर उसी तरह से अगर हम 15 में भाग देंगे तो खाएगा 5 या 15, हो जाएगा 0। देखिए फिर से 0। यानी कि यूक्लिड ने बताया कि जब आप किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल है, ध्यान से देखिएगा, उसका जो शेषफल है वह उसके भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। देखिए भाजक आपका यहां कितना था? 5। शेषफल आपका 0 से चला, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 0, 5 के बराबर हुआ है ना? हुआ। और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यूक्लिड ने यही बात बताया था कि देखिए कि जब भी हम किसी एक संख्या में, यानी अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा भाज्य a है, ये भाजक b है, ये भागफल हमारा q है, और ये हमारा शेषफल r है, और हम a से अगर a में अगर भाग दे रहे हैं b से, a में अगर हम क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं b से, तो जो हमारा शेषफल है ना, ये शेषफल हमारा स्टार्ट 0 से रहेगा, यानी शेषफल की जो वैल्यू है वो हमारे हमेशा क्या रहेगा? b से छोटा रहेगा, यानी इसके भाजक से छोटा रहेगा। शेषफल हमेशा भाजक से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यानी अगर हम 7 से किसी संख्या में मान के चलिए a में ही भाग दे रहे हैं, तो इसका जो शेषफल है, यानी 7 से a में भाग देने पर जो शेषफल है वो कहां से कहां तक आ सकता है? 0 से 6 तक, 0 से 6 तक। वो कभी भी भाजक के बराबर नहीं होगा, भाजक से हमेशा 1 छोटा रहेगा। भाजक से हमेशा कितना छोटा रहेगा? 1 छोटा रहेगा। भाजक से हमेशा 1 छोटा रहेगा। यानी अगर हम किसी संख्या में 8 से भाग दे रहे हैं, मान के चलिए 8 से हम a में भाग दे रहे हैं, क्या से समझिए, तो जो शेषफल है हमारा r, ये कहां तक होगा? 0 से 7 तक होगा, 0 से 7 तक होगा। ये आपको मूलतः ध्यान रखना है। अगर हम किसी संख्या में 9 से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में, तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसका शेषफल है, यानी जो r है शेषफल, ये 0 से लेकर के हमेशा कहां तक हो सकता है? 9 से हमेशा छोटा रहेगा। बात समझ रहा है? कुछ समझ रहे नहीं? तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि यूक्लिड ने जो बात बताया कि जब भी हम भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो जो उसका शेषफल होता है वह शेषफल हमेशा भाजक से क्या रहेगा? 1 छोटा रहेगा। और शेषफल हो कहां से सकता है? तो शून्य से। कहां से? शून्य से। यानी इसी आधार पर हम अब इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। इसी आधार पर देखिए उन्होंने क्या दिया, थोड़ा सा समझिए। यानी यूक्लिड ने जो पहली बात बताया वो ये बताया कि अगर a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है, तो आप भाज्य बराबर, इसको थोड़ा सा बैठा देते हैं भाग लेमा पर। भाग लेमा है हमारा भाजक गुना भागफल प्लस क्या हुआ? शेषफल। ये ध्यान रखिए। तो यहां पर भाज्य हमारा a है, भाजक हमारा b है,
भागफल हमारा q है और r है। तो कहा कि यदि आप a बराबर BQ प्लस r लिख रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो r है यानी जो शेषफल है, इसकी वैल्यू होगा 0 से लेकर के हमेशा b के बीच में रहेगा। 0 से लेकर किसके बीच में रहेगा? b के बीच में रहेगा। ये तो उसने पहली बात बताया था कि किसी भी संख्या में अगर हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जो उसका शेषफल है, जो उसका शेषफल है वो कुछ निश्चित संख्याओं के बीच घूमेगा। तो वह निश्चित संख्या क्या है? तो हमेशा भाजक से क्या रहेगा? भाजक से हमेशा एक मतलब भाजक से जो शेषफल है ना, देखिए यहां पर समझिए, इसको हम लिख देते हैं अच्छे से। जो शेषफल है ना, शेषफल यह हमेशा छोटा रहेगा किससे? भाजक से। किससे छोटा रहेगा? भाजक से। कितना छोटा रहेगा? एक कम छोटा तक रहेगा, यानी 0 से लेकर के कहां तक जाएगा? एक कम तक जाएगा। जैसे मान के चलिए हम 11 से किसी संख्या में अगर हम भाग दे रहे हैं तो r का मान क्या क्या हो सकता है बताइए? यानी शेषफल जो है वो क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर 10 तक। कोई दिक्कत? दैट्स इट। ये पहला बात। तो भाग लेमा समझ गए होंगे कि भाग लेमा कुछ नहीं है बल्कि लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके आधार पर हम दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। तो जो भाग लेमा है वो है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये बात क्लियर हो गया होगा। इसमें यूक्लिड ने एक बात जोड़ दिया कि जो शेषफल है वो हमेशा 0 से लेकर के कहां तक होता है? तो भाजक के बीच होता है। भाजक के बीच होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हट जाए यहां से। देखिए अब इसमें भी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको अवर्तक और अवर्त्य पढ़ाया, उसका भी कुछ रीजन था। रीजन क्या था कि मान के चलिए जैसे कि हम 12 में किसी संख्या से भाग दिए, जैसे 6 से भाग दिए, तो 6 से भाग दिए तो भैया 2 बार में कटा और शेषफल क्या बच गया हमारा? 0। इस स्थिति में हम अभी जो अपवर्त्य पढ़े उसके हिसाब से जो 12 है वो किसका अपवर्त्य होगा? 6 का अपवर्त्य होगा। बोलिए सही बोले कि गलत बोले? सही है ना? सही है कि नहीं? यानी कि यदि शेषफल 0 के बराबर हो जाए, यदि शेषफल क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए तो जो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है वह भाजक का अपवर्तक होता है। भाजक का क्या होता है? अपवर्त्य होता है। क्या होता है? अपवर्त्य होता है। ये ध्यान रखना है। सॉरी गलती से अपवर्तक बोल दिए थे। तो ये ध्यान रखना है कि यदि r इक्वल टू 0 हो जाए, यदि r इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए तो जो वो भाज्य है ना वो हमेशा भाजक का अपवर्त्य होता है। भाजक का अपवर्त्य होता है। यह ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे ये चीज पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाएगा? तो यहां पर लिख देगा जैसे a बराबर BQ, बस इतने लिखेगा। अब कहेगा BA का क्या है? सॉरी, कहेगा यहां पर, कहेगा यहां पर देखिए क्या कि AB का क्या है? AB का क्या है? तब बताइए वो बात। इसमें आपको R दिया है? नहीं ना दिया है। R ऑटोमेटिकली आपका यहां पर क्या है? 0 है। और हमने आपसे कहा कि जब R 0 के बराबर हो जाएगा तो जो भाज्य है वह भाजक का क्या हो जाएगा? अपवर्त्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्त्य हो जाएगा। यानी यहां पर पूछा है कि A, तो A हमारा क्या है? भाज्य है। B हमारा क्या है? भाजक है। तो यहां पर भाज्य भाजक का क्या है? तो क्या होगा बताइए? अपवर्त्य हो जाएगा। क्या हम ये कहें कि गुणज भी होगा? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो याद रखिएगा कि भाज्य भाजक का अपवर्त्य तभी होगा जब शेषफल आपका क्या रहे? 0। देखिए इसका यूक्लिड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने आपको बता दिया बाहर से कि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, कोई ठिकाना नहीं है, दे देगा यहाँ पर 3 बराबर दे देगा आपको, मान के चलिए 15 बराबर दे देगा 3 गुना 5 प्लस 0। अब कहेगा इसमें बताइए कि 15 जो है वह 3 का क्या है? अब लड़का जानबे नहीं करेगा यहाँ 15 3 का क्या है, तो कौन जी करेगा? वो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? कहेगा ये तो सर पढ़े भी नहीं किए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 15 हमारा भाज्य है और ये हमारा क्या है? भाजक है। हमने आपको बता दिया जब शेषफल 0 रहेगा तो जो भाज्य है वो भाजक का क्या होगा? अपवर्त्य होगा। सिंपल काम, खत्म। कोई दिक्कत? अपवर्त्य हम आपको समझा दिए हैं। दूसरा एक बात और रखना, अगर उल्टा पूछ दे, मान के चलिए उल्टा आपसे पूछ दिया कि भाई BA का क्या है? देखिए BA का क्या है, उल्टा भी तो पूछा जा सकता है।
ऐसा थोड़ा कि नहीं पूछा जा सकता है। तो हमने आपको पढ़ा रखा है अपवर्तक। क्या पढ़ा रखा है? अपवर्तक। अगर शेषफल 0 है, अगर शेषफल क्या है? 0 है, तो 12 6 12 का क्या है बताइए तो? अपवर्तक है कि नहीं है? अपवर्तक है कि नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर शेषफल 0 हो जाए, अगर शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भाजक है, जो हमारा भाजक है, वो भाज्य का क्या होगा? अपवर्तक। क्या होगा? अपवर्तक। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका आप कहीं डीप पूछ लिया कोई तो नहीं बता पाता है लड़का, दिक्कत में आ जाता है, भाई पूछ क्या रहा है, इसको समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है। तो लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि R0, या R यहां पर शेषफल है, आपको पहले बता दिए कि ये हमारा शेषफल है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा क्या है? भाजक है। तो यदि R बराबर 0 हो तो ध्यान रखिएगा कि जो भाजक है वह भाज्य का क्या होता है? अपवर्तक, यानी गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है। अभी आप इस चीज को सीखिए। आप जब दास गुप्ता की किताब का पहला लेसन खोलेंगे तो शायद इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा है, और लड़का वहां समझ नहीं पाता, वो टीचर भी नहीं समझता, लेकिन आंसर देकर के बता देता है, गुणज लिख दो वहां पर, लेकिन इतने डिटेल में जाकर कोई बच्चा को बताता नहीं। अब चलिए आगे की बात हम लेकर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम अभी तक समझ चुके हैं अपवर्ती, अपवर्तक, इसके अलावा भाग लेमा क्या है वो हमने आपको समझा दिया। तो यूक्लिड ने क्या बताया था वो भी हमने समझा दिया कि यूक्लिड ने कहा कि अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं किसी दूसरे संख्या से, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो शेषफल है वह हमेशा भाजक से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। क्या रहेगा? छोटा रहेगा। कितना छोटा तक रह सकता है? तो 1 कम तक रहेगा। अगर आप हम कहीं पर भाग दे दिए, मान के चलिए 5 से कहीं ए में भाग दे रहे हैं, तो शेषफल के बारे में क्या क्या संभावना हो सकता है? कि जब 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इस बात को यूक्लिड ने बताया था, कहानी खत्म। और यूक्लिड ये भी बताएगा कि हम इसी भाग लेमा का प्रयोग करेंगे एक चरणबद्ध प्रक्रिया से, तो हम दो संख्याओं के बीच HCF भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर समझिए, एक शब्द जुटा है इसमें, एल्गोरिदम। ये क्या है भाई? भाग लेमा तो हमने समझा दिया, हमने ये भी समझा दिया यूक्लिड क्या है, हमने ये भी समझा दिया भाई भाग लेमा क्या है। अब आपको समझना रह गया कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, किसी विशेष समस्या का हल प्राप्त करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। किसी विशेष समस्या का हल प्राप्त करने की एक क्या है? चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो किसी भी विशेष समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहां पर यदि आपको कहेगा कि 25 और 30 के बीच का ना आप निकालिए HCF। क्या निकालिए? HCF। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड ने किसका प्रयोग करने कहा? भाग लेमा का। देखिए प्रयोग करने किसका कहा? भाग लेमा का। प्रयोग तो हम भाग लेमा का करेंगे, और ये भाग लेमा क्या है हमारा? A बराबर BQ प्लस R। अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं इस बात को, कोई दिक्कत है? भाग लेमा हमारा ये है ना, तो भाग लेमा हमारा क्लियर हो गया कि A बराबर BQ प्लस। हम इसी का प्रयोग करेंगे इसका HCF निकालने के लिए, लेकिन इसका जो प्रयोग होगा ना वो एक चरणबद्ध तरीके से होगा। क्या होगा? चरणबद्ध तरीके से होगा। इसीलिए इसको कहा दिया गया एल्गोरिदम। क्या कह दिया गया? एल्गोरिदम। तो उम्मीद है आपको हर शब्द समझ में आया होगा। यूक्लिड क्या है, भाग लेमा क्या है, और एल्गोरिदम क्या है। देखिए इसमें कई स्टेप लगेंगे। जैसे आप 30 से 25 का निकालना चाहेंगे, तो देखिए हम लोग को ना बचपन में महत्तम निकालने के लिए भाग विधि बताया है। कौन सा विधि बताया? भाग विधि बताया है। जो बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे तो वो गुणनखंड विधि भी पढ़ लिया होगा। जो बच्चा और अच्छा से पढ़ा होगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी पढ़ा होगा। लेकिन ये विधि तो भी स्टार्टिंग है, यानी HCF निकालने के 4 विधि। कितने विधि? 4 विधि। एक विधि जो बचपन में पढ़ते थे हम लोग ऐसे करके 25, इधर लगाते थे 30, एक बार में मारते थे ऐसे 25, घटाते थे आता था 5, अब भाजक को फिर यहाँ लेकर के आते थे 25 और देते थे 5, और यहाँ शेषफल हो जाता था 0। जब तक शेषफल 0 न होता था प्रक्रिया अपने लिए रखते थे, है ना? प्रक्रिया अपनाए रखते थे।
तो यहां पर ये हो जाता था हमारा मोसो। क्या हो जाता था? मोसो। ये सब जानता है, हर बच्चे लगभग जानते हैं जो अच्छे से पढ़े हैं। तो ये जो प्रक्रिया था ना बउआ, ये था हमारा भाग विधि। कौन सा विधि था? भाग विधि। दूसरा प्रक्रिया एक आपको बताया गया होगा गुणनखंड विधि। हम सब बताएंगे लेकिन एल्गोरिदम पहले हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें वही भाग लेमा का प्रयोग किया है। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर पहला स्टेप में लिखेंगे 30 बराबर 25 गुना 1। हम समझा नहीं रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है। 25 गुना 1 अब प्लस में आ जाएगा इधर 5, फिर यही 25 को हम आगे ले आते हैं और इससे जो है भाग लगाते हैं, यानी 5। तब 5 गुना कितना लिखाएगा यहाँ पर? 5। अब प्लस हो जाएगा क्या? 0। तो देखिए हमने दो चरण में जो है शेषफल यहाँ पर निकाले हैं। चरण 2 में एक है स्टेप 1, ये स्टेप 2 ये। तो यही जो चरणबद्ध प्रक्रिया होगी ना, ये चरणबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाएगा? एल्गोरिदम कहलाएगा। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, बस इस समस्या यानी एचसीएफ निकालने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। एचसीएफ निकालने की क्या है? भाग लेमा विधि द्वारा एचसीएफ निकालने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। एक चरणबद्ध क्या है? प्रक्रिया है। तो एल्गोरिदम का कोई खास मतलब नहीं है। इसका एल्गोरिदम का मतलब है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने के लिए भाग लेमा का प्रयोग करके जो चरणबद्ध तरीका अपनाते हैं, वही चरणबद्ध तरीका पूरा एल्गोरिदम कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ है तो पूछ लिया जाए। कुछ है? नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत? आइए। हमने आपको सब समझा दिया। हमने आपको यूक्लिड क्या है ये भी समझाया, हमने भाग लेमा क्या है वो भी समझाया, हमने एल्गोरिदम क्या है वो भी समझाया। अब जो मुख्य चीज है कि इसका प्रयोग। तो भाई यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम, देखिए इसका नाम हम लिखते हैं यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने एक एक शब्द तोड़ दिया कि भाई ये यूक्लिड क्या है, ये भाग लेमा क्या है, ये एल्गोरिदम क्या है, मैंने सब समझा दिया। तो भाग लेमा की चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा यूक्लिड ने क्या निकाल कर दिखाया? तो दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकाल कर दिखाया। क्या निकाल कर दिखाया? दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकाल कर उन्होंने दिखाया कि हम भाग लेमा का प्रयोग करके, अब ये पूछेगा लेमा क्या है सर? भाग लेमा का प्रयोग करके, भाग लेमा क्या है? तो अब आपके दिमाग में आ गया a बराबर बी क्यू प्लस है। इसी का प्रयोग करके हम एक चरणबद्ध तरीका अपना करके किसी भी दो संख्याओं के बीच का हम एचसीएफ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आइए अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई एचसीएफ क्या है, क्योंकि बहुत लड़का को एचसीएफ पता न रहता है। तो आइए थोड़ा एचसीएफ समझ लेते हैं, फिर तो उसका प्रयोग करके करेंगे। देखिए एचसीएफ अगर फुल फॉर्म कर देना बाबू, तो देखो एच का मतलब होता है हाईएस्ट। अब समझिएगा यहाँ पर जितनी चीजें हमने पढ़ाया उसमें बहुत कुछ है। सी का मतलब हो गया कॉमन, और ये जो एफ है ना इसका मतलब हो गया फैक्टर। देखिए समझिए ध्यान से, इसका हिंदी होता है मोसो। मोसो बना ही देते हैं डायरेक्टली। हाईएस्ट का मतलब हो गया महत्तम, माने बड़ा से बड़ा। अगर महत्तम को और तोड़ दे तो होता है बड़ा से बड़ा। ध्यान से देखिएगा ये है क्या? बड़ा से बड़ा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है? तो ऐसा चीज जो दोनों में बराबर हो, ऐसा चीज जो दोनों में क्या हो? बराबर हो। तो इसको एक तरफ से आप बराबर मान लीजिए। अब बराबर को एक और शब्द से दिखाते हैं, दैट शब्द इज सम। सम माने बराबर भी होता है, सम माने बराबर भी होता है। अब फैक्टर का मतलब क्या हो गया? तो अभी हम आपको बताए अपवर्तक। बताएं कि नहीं बताएं? बताएं जी। किसी अपवर्तक को और तोड़ दिया, मतलब और एक नाम में लिखे जिसको जानते पहचानते, दैट इज गुणनखंड। कोई दिक्कत है? तो देखिए महत्तम इन दोनों को मिला के लिख दीजिए, मतलब सम को उधर से मिला लीजिए अपवर्तक को, तो बनता क्या है? और इनमें से एगो है महत्तम, तो बनता क्या है? महत्तम समापवर्तक। दैट इज हिंदी। महत्तम समापवर्तक, इसी को शॉर्ट में आप बोलते हैं मोसो, अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं आप एचसीएफ। अब ये है क्या? तो देखिए
यानी किसी भी दो संख्या के, अगर हम आपसे कहें कि एक काम करो बउआ तुम 20 और 30 का निकालिए एचसीएफ, सॉरी 20 और 30 का निकालिए एचसीएफ, तो 20 और 30 का अगर हम आपसे कह रहे हैं एचसीएफ निकालिए यानी महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो हम कह क्या रहे हैं उसमें, हम कह रहे हैं मूल रूप से वह अपवर्तक निकालिए। देखिए वह अपवर्तक निकालिए जो दोनों में बराबर हो, जो दोनों में बराबर हो और साथ ही साथ बड़ा से बड़ा हो, बड़ा से बड़ा हो। तो जब कभी हम कहते हैं कि आप महत्तम समापवर्तक निकालिए तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जिन दोनों संख्याओं का आपका महत्तम समापवर्तक निकालना है कि दोनों संख्या में वह अपवर्तक खोजिए, वह अपवर्तक खोजिए जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो, दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक बार, इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। देखिए यहां पर अभी हमने बता दिया आपको कि एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां, 4 विधियां। एक विधि बताइए बचपन में जो पढ़ ले रहे हैं सब, भाग विधि। दूसरा गुणनखंड विधि, अभी बनाएंगे इसको। तीसरा आवाज गुणनखंड विधि, या अगले चैप्टर में क्लास 10th में भी है। और एक चौथा हो गया यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिथम, यह भी यूज होगा। तो देखिए 20 का अगर हम चाहते हैं कि महत्तम समापवर्तक निकालिए तो पहले इसका ना अपवर्तक लिख लीजिए, क्या क्या वर्तक होता है। तो 20 का वर्तक क्या होता है भाई, बोलते जाइए। 1 2 4 5 10 20, कोई दिक्कत। 30 का लिख लीजिए। 30 का होता है 1 2 3 5 6 10 15 30। आइए अब ध्यान से समझते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर आप देखिए कि दोनों में बराबर यानी उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ पर ये शब्द कितना अच्छा है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन है, तो देखिए 1 आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा, फिर 2 आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा, फिर देखिए 5 आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, फिर देखिए आपका 10 दोनों में दिखाई दे रहा है। और कुछ है जो दोनों में दिख रहा है, और कुछ है नहीं ना है। तो आपको कई संख्याएं उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है यहाँ पर, 1 2 5 10, लेकिन आपको लेना कौन सा संख्या है, महत्तम, माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है बताइए जरा से यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन है, 10 है ना है। तो मौसम कितना निकल गया, 10। तो जब भी हम कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो हम कह रहे होते हैं कि उन दोनों संख्याओं के बीच एक ऐसा अपवर्तक ढूंढिए जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो, जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। आगे अब हम सीख लेते हैं यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम से किस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर महत्तम समापवर्तक को अच्छे से समझ गए तो हमको यही निकालना है यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम द्वारा। तो कैसे निकालना है, तो देखिए देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि आपको कहा गया कि आप ना 20 और 35 ये दोनों के बीच का मोसो निकालिए, ये दोनों के बीच का क्या निकालिए, मोसो निकालिए। लेकिन याद रहे कि यह मोसो जो आप निकालेंगे उसमें यूज होना चाहिए यूक्लिड भाग लेमा एल्गोरिदम, यूक्लिड भाग लेमा एल्गोरिदम। तो यहां पर कहिएगा कि ठीक है सर। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि भाग लेमा को लीजिए। तो भाग लेमा होता है a बराबर BQ प्लस R। देखिए यहाँ पर यूक्लिड ने यह भी कहा था कि आप जब किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं, किसी एक धनात्मक संख्या में दूसरी धनात्मक संख्या से भाग देते हैं, तो एक अद्वितीय Q और R प्राप्त होता है, Q और R प्राप्त होता है। तो यही बात कहा था। और जो R है ना वह हमेशा 0 से लेकर के B यानी भाजक से 1 कम तक रहता है। कोई दिक्कत, चलिए ये सब आप अच्छे से समझ गए हैं। इसी का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इसका मोसो निकालना है। तो देखिए जो बड़ा है इसमें A जो है हमेशा B से क्या है, बड़ा है। तो 35 बड़ा है तो A के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। अब B क्या है, छोटा है, तो किसके स्थान पे चला जाएगा, B के स्थान पे। यानी सिंपल समझिए कि B हमारा है यहाँ पर क्या, भाजक, और A हमारा क्या है, भाज्य। तो हमारा भाज्य है 35 जबकि भाजक कितना है, 20।
तो 20 से जब आप 35 में भाग देंगे तो भाई खाएगा कितना बार में? एक बार में। खाएगा कि नहीं खाएगा? और एक बार में अगर खाएगा तो हमारा जो शेषफल है वह कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15। कोई दिक्कत है? ये स्टेप 1 की प्रक्रिया हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि अब हम यहां से लेकर आएंगे किसको? भाजक को। और इसमें फिर हम भाग किससे देंगे? 15 से। कितना से भाग देंगे? 15 से। तो 15 से जब हम 20 में भाग देंगे तो भाई खाएगा कितना बार में? एक बार में। जितना बार में खाएगा यहां लिख दीजिए। अब प्लस खाने के बाद जो शेषफल बचेगा तो कितना बचेगा यहां पर? 5। कितना बचेगा? 5। इसको यहां पर लिख दीजिए शेषफल के स्थान पर। फिर अगले स्टेप में चलिए। अगले स्टेप में फिर से लाइए यहां पर भाजक को, और इस भाजक में आप भाग कितना से देंगे? 5 से। कितना बार में खाएगा? 3 बार में। और शेषफल क्या हो जाएगा? 0। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। शेषफल 0 न आ जाए। और यहां पर जब शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाए तो उस कंडीशन में जो हमारा भाजक था, ये हमारा क्या है? भाजक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा? HCF। तो देखिए यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिथम द्वारा इसी प्रकार से हम HCF निकालते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों को इस तरह से निकालने में डिस्टरबेंस आता है तो उसको एक और आसान प्रक्रिया बता देते हैं कि आप क्या कीजिए, जो बचवा में विधि पढ़े थे वह विधि लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे 30 में आप लगा दीजिए 20 से, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा में जैसे आप बनाए वैसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेप वाइज करते चलिए। सूत्र लेकिन दिमाग में रखिए कि ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा क्यू होता है और ये हमारा आर होता है। और सूत्र को माथा में बैठा के रखिए कि ए बराबर हमको लिखना है हमेशा बी क्यू प्लस कितना? आर। अब यहां भाग दीजिए, एक बार में यहां हो जाएगा 20, यहां लगा दीजिए हो जाएगा कितना? 10। इस पहले एक प्रक्रिया को पूरा यहां लिख लीजिए। तो इसी पर बैठाना है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा क्यू और ये है हमारा आर। एकदम आराम से बैठाते जाइए। जैसे होता है ना ए बराबर यहाँ बी क्यू प्लस आर, बैठा दीजिए। तो ए के जगह पर आप कितना लिख लीजिए? 30। फिर यहां पर लगाइए बराबर, बी के जगह पर आप कितना बैठा दीजिए? 20। फिर गुना, क्योंकि बी क्यू गुना में है। क्यू के जगह पर आप कितना बैठा दीजिए? 1। और प्लस आर की जगह पर आप कितना बैठा दीजिए? 10। एक प्रोसेस खत्म। इसके बाद आप क्या करते हैं कि ये 10 से आप फिर भागा लगाते हैं कहां? 20 में। तो कितना बार में खाता है? 2 बार में। कितना हो जाएगा यहां पर? 20। और ये हो जाएगा कितना? 0। तो यहां पर जो है एक बार फिर से इसको यहां से आप दिमाग में रख लीजिए, इसको जान दीजिए और यहां से फिर प्रोसेस कीजिए। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये क्या है? आर है। अब जाके यहां बैठा दीजिए। तो ए के जगह पर आपका कितना है? 20 है। बी के जगह पर आपका कितना है? 10 है। जबकि क्यू के जगह पर आपका कितना है? 2 है। और जो आर की जगह पर है वो कितना है? 0 है। तो जब तक यहां पर देख लीजिए आप, शेषफल आपका 0 हो गया। और शेषफल 0 हो जाने पर ये जो भाजक है ये आपका क्या बन जाएगा? HCF। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आराम से इस प्रोसेस से बना लीजिए। और अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप पहले भाग विधि को धीरे धीरे करते जाइए और प्रत्येक चरण को यहां पर लिखते चले जाइए, है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और कुछ एक्सरसाइज 1 में दिया गया है मोसो निकालने के लिए, आप लोग निकाल कर रख लेंगे। नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सके, वो भी सीख सके, है ना। धन्यवाद।